हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा मार्च 2023 में आयोजित की जाने वाली क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन एवं प्रॉपर रीजनिंग एवं एक्सप्लेनेशन के साथ उनके आंसर की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखें परीक्षा में क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा दो पार्ट्स में ली जाएगी। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, जबकि पार्ट 2 सब्जेक्टिव नेचर का होगा। दोनों का फुल मार्क्स 35 होगा और अलॉटेड टाइम पीरियड 1.5 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिससे चुनना होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड in which phosphorus exists in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स दिए गए हैं, जिसमें उस ऑक्सी एसिड की पहचान करनी है जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO4 phosphoric acid and H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों ऑक्सा या ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की गणना करें। H3PO3 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 होता है। फास्फोरस का प्रत्येक केस में X मानेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो 3 का हुआ -6। इसको सोल्व करने पर X का वैल्यू +3 आया। उसी तरह से B में 3 हाइड्रोजन के लिए +3, फास्फोरस का +X और ऑक्सीजन का -4। सोल्व करने पर +1 आया। तीसरा C नंबर में +3 3 हाइड्रोजन के लिए, +X फास्फोरस के लिए, -8 4 ऑक्सीजन आइटम के लिए। सोल्व करने पर +5 आया। और उसी तरह से D में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड हुआ C नंबर, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। Now let us proceed to question number 14. The process of heating the ores in the excess supply of air below its melting point is called कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। किसी अयस्क को हवा के एक्सेस सप्लाई में उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम तापक्रम तक गर्म करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रोस्टिंग या स्मेल्टिंग कहेंगे। सबसे पहले हम लोग चारों टर्म का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट ओर को हवा के लिमिटेड सप्लाई में या एब्सेंस में गर्म करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को हवा के लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस में गर्म कर ऑक्साइड फॉर्म में बदलने की क्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। बट यहाँ पर है एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। B. Reduction. The ore is reduced to metal by heating alone or with reducing agent or by electrolysis.
रिडक्शन की प्रक्रिया में आयस को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में या एलोन अकेले या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, इसलिए बी नंबर भी आंसर इसका नहीं होगा। और सी रोस्टिंग, द सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्साइड फॉर्म। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हवा के एक्सेस में मेल्टिंग पॉइंट से कम तापक्रम तक गर्म कर उसको ऑक्साइड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, जबकि स्मेल्टिंग में द ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इन चारों टर्म का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद स्पष्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, जिसमें सल्फाइड आयस को हवा के एक्सेस में मेल्टिंग पॉइंट से कम तापक्रम तक गर्म कर उसको ऑक्साइड फॉर्म में बदलते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following ligands forms chelate? Which of the following ligands forms chelate? Acetate ion, oxalate ion, cyanide ion और ammonia ion. Ammonia molecule, not ion. एसीटेट, ऑक्सलेट, साइनाइड और अमोनिया, इनमें से कौन सा लिगैंड कीलेट का निर्माण करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज कीलेटिंग लिगैंड। द लिगैंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम through which it can form coordinate bond with a metal ion forming cyclic structure is called a chelating ligand। वैसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो जिसके थ्रू वह मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हो, वैसे लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब हम लोग इन चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर की चर्चा करें। दिस इज एसीटेट आयन, इसमें दो डोनर एटम तो है, लेकिन एक ही मेटल को यदि दोनों डोनर एटम कोऑर्डिनेट करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा जो कि कम स्टेबल है। यह कीलेट बना सकता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ऑक्सलेट आयन, इट इज ऑक्सलेट आयन जिसके दो डोनर एटम्स, दो ओ नेगेटिव एटम्स हैं जिस पर 3 लोन पेयर है। यह मेटल आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। 5 मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग। साइनाइड में दो डोनर एटम तो है लेकिन एक ही मेटल आयन को दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। सिर्फ एक मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये दूसरे को कर सकता है। एक ही मेटल को दोनों डोनर एटम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, इसलिए यह भी कीलेटिंग लिगेंड नहीं हुआ, ये भी उतना अच्छा नहीं हुआ। और अमोनिया में तो एक ही डोनर एटम है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस कैनॉट बी ए कीलेटिंग लिगेंड। साइनाइड आयन एक ही एटम से एक मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकता है। एसीटेट आयन एक मेटल को दो एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर हुआ ऑक्सलेट आयन। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ें। द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हैलाइड आयन in PTNS3(3Cl2BrCl) is एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें आयनाइजेबल हाइलाइड आयंस की संख्या बताना है। 4 है, 6 है, 2 या 1 है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ओनली द काउंटर आयंस। काउंटर आयंस क्यों कहते हैं? The ions present outside the coordination sphere of a complex compound are ionizable and can be precipitated on treatment with a suitable reagent।
किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वैसे आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हो, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उससे बाहर एक ही Cl- आयन हुआ, वही आयनाइजेबल होता है और सुटेबल रीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर वह प्रेसिपिटेट कर सकता है। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिएक्शन यदि AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशंस कराते हैं तो दिस काउंटर आयन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मात्र एक आयनाइजेबल हैलाइड आयन है, तो आंसर हुआ डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रिएक्शन 2CH3Br plus 2Na treated together in the presence of dry ether, ethane is formed along with sodium bromide। जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर सॉल्वेंट में कराते हैं तो ईथेन का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन या वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इन चारों टर्म के बारे में पहले हम लोग देखें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में किसी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रतिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ in the presence of dry ether forming higher alkane। यहाँ तो है दो मिथाइल ब्रोमाइड आपस में रिएक्शन करके इथेन बना रहा है। फिटिंग रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड आपस में सोडियम से प्रतिक्रिया करते हैं ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तो बाई फिनाइल डेरिवेटिव या डाई एराइल डेरिवेटिव का निर्माण होता है। उसी तरह से वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक एराइल हैलाइड होगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड होगा, दोनों सोडियम से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का निर्माण होता है या एरोमेटिक कंपाउंड का अल्काइल डेरिवेटिव बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड प्लस अल्काइल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है, फिटिंग में एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है, और वुड्स फिटिंग में एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, इसलिए यह वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखें। CH3CH2Br that is ethyl bromide reacts with alcoholic KOH on heating forming a compound A। Here A is ethylene, ethanol, vinyl bromide or ethane। Let us see the mechanism of the reaction. When ethyl bromide is treated with ethanolic KOH at higher temperature, it loses H and Br, forming HBr, which reacts with KOH forming KBr plus H2O, and here double bond is formed. It means when ethyl bromide is heated with alcoholic or ethanolic KOH, ethylene is formed CH2, double bond CH2. Therefore, the correct answer will be A। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखें। ब्यूटेन 2-ऑल इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और ए डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग देखें 1 डिग्री अल्कोहल में CH2OH ग्रुप होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में CHOH ग्रुप होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में COH ग्रुप होता है, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप्स होते हैं। अब हम लोग ब्यूटेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर देखें। दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल। स्पष्ट है कि इसमें जो ग्रुप है CHOH है, CHOH
2 डिग्री अल्कोहल में होता है, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखें। जब इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर तक 443 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो कंपाउंड ए का निर्माण होता है। यहाँ कंपाउंड ए हो सकता है इथिलीन, इथेन, एसिटल्डिहाइड या एसिटिलीन। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। जब इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो सबसे पहले इस एसिड का H+ आयन ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर के साथ अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से H+ आयन निकलेगा, यहाँ से H2O और यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O plus H+ ion. This reaction is overall acid catalyzed dehydration of ethanol resulting in the formation of ethylene. Therefore, the correct answer is A. And now question number 21. यदि इथेनॉल का रिएक्शन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो इसका 2 हाइड्रोजन एटम इस पर जुट करके कंपाउंड ए का निर्माण करता है। तो यहाँ कंपाउंड ए हो सकता है इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेन या मीथेन। तो देखें हम लोग यहाँ पर क्या होगा। दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल। इस पर 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होगा जो आएगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुटेगा, एक कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन पर पहले से एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन हो गया, एक लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से आया, उस तरह से एक हाइड्रोजन जुट जाएगा ऑक्सीजन पर। स्पष्ट है कि यह कंपाउंड CH3CH2OH है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। इथेनॉल का रिएक्शन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में देखें हम लोग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। नीचे कुछ मेथड्स दिया हुआ है जिसमें पता लगाना है कि मेटल को रिफाइन करने का, शुद्धिकरण करने का कौन सा मेथड नहीं है। 4 ऑप्शंस है। इलेक्ट्रोलिसिस, स्मेल्टिंग, पोलिंग, POLLING होना चाहिए, लिक्वेशन। 4 मेथड दिया हुआ है, उसमें पता लगाना है कि कौन सा मेथड मेटल को रिफाइन करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो चारों का हम लोग डिफिनीशन देखें। इलेक्ट्रोलिसिस में किसी मेटल को रिफाइन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन हाइलाइड और मोल्टेन ऑक्साइड ऑफ द मेटल। मेटल के मोल्टेन हाइलाइड या मोल्टेन ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल को कैथोड। प्योर मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पर, जबकि एनोड जो इम्प्योर मेटल का बना हुआ है धीरे धीरे वो घुलता जाता है। दिस इज ए मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्मेल्टिंग में किसी अयस्क को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए यह एक मेटल का रिफाइनिंग का मेथड नहीं है। पोलिंग में मोल्टेन मेटल, जिसमें मेटल का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो, उसको एक बड़े से बर्तन में लेते हैं और हरा बांस से उसको चलाते हैं। पोलिंग में उस मेटल को रिफाइन करते हैं जिसमें उसके ऑक्साइड की अशुद्धि प्रेजेंट हो। इसके लिए मोल्टेन मेटल में हरा बांस लेकर के उससे चलाते हैं।
हरा बास में जो हाइड्रोकार्बन है वह मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदल देता है। इस मेथड से कॉपर एवं टीन को रिफाइन किया जाता है, जिसमें उसके ऑक्साइड्स अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और हरा बास से चलाने पर वह ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पोलिंग भी एक रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मेथड हुआ। एंड लिक्वेशन में इम्प्योर मेटल को एक आनत भट्ठी पर गिराते हैं, जिस भट्ठी का तापक्रम मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ठीक ऊपर होता है। इस मेथड में इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से अधिक होता है, अशुद्धियाँ नहीं पिघलती है, वह आनत भट्ठी इंक्लाइंड फर्नेस पर ही रह जाती है, जबकि शुद्ध धातु नीचे बह करके आ जाता है। इस मेथड से वैसे मेटल को रिफाइन करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अशुद्धियों से कम हो, जैसे टीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट मात्र 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी तरह से लेड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मात्र 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन दोनों मेटल को लिक्वेशन मेथड से रिफाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से मेटल को रिफाइन करने का मेथड नहीं है स्मेल्टिंग, इसलिए स्मेल्टिंग एक करेक्ट आंसर हुआ। और अंत में इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 23 देखें। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप किस प्रकार का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। हम जैसे कि C14 एक बीटा पार्टिकल इमिट करने पर N14 का निर्माण करता है। यहाँ पर कार्बन के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का रेट -dN/dt, द रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ एटम्स, और -dN/dt is equal to lambda n, and this type of rate law is observed for first order reaction in which the rate is directly proportional to the concentration or number of atoms. Therefore, the radioactive disintegration is a first order reaction. Thank you for watching the video with patience and concentration. Please like and share it. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it so that you may get information regarding my new videos in time. Thank you again.